वन वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड वन बेटा, जो लेक्चर अपना चल रहा है इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखें। जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखोगे तो ही इसमें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आप साथ साथ रिटर्न वर्क कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को भी साथ साथ देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मैटर अपने को समझाया जा रहा है वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो सबसे बेटर वे यही है कि आप पहले उस चीज़ को आसानी से समझें आराम से, और उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, तो इतना टाइम तो लगभग सबके पास होता है, आधा पौन घंटे का, कि वो आराम से उस चीज़ को देख सके, अगर आपका पढ़ने का ही पर्पज़ है। क्लियर है? तो मैं अपना जो है वो लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो ठोसों की द्रवों के अंदर विलयता के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि जो एक ठोस है वो द्रव के अंदर किस प्रकार घुलनशील होगा, किस सीमा तक घुलनशील होगा, उसकी विलयता को जो है वो कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो चुका था। उसी क्रम में अपना जो सेकंड हिस्सा है जो आज अपन बात करेंगे वो होगी गैसों की द्रवों में विलयता। एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो, कैसी भी हो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो बड़े ध्यान से समझना भी बेटा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो जितना समझ लोगे उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा थ्योरी को याद रखना। अगर रटन विद्या रखोगे तो पॉइंट्स भूल जाओगे। क्लियर है? तो देखो, गैसों की द्रव में विलयता। तो पहले तो कि गैसों की द्रव में विलयता, इसके लिए जनरल कथन क्या है और किसने जो है इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो जो गैसों की द्रव में विलयता है वो ये है कि वायुमंडल में अपने पास अनेकों गैसें हैं। लगभग अमूमन अपन पढ़ते हैं, जैसे अपनी आवर्त सारणी की बात करें तो अपने पास 11 गैसें हैं। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स यौगिक जो है यौगिक अवस्था में भी गैसें हैं, वो भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यौगिक अवस्था में होती हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी गैस अवस्था में होती है। अमोनिया, NH3 अमोनिया, ये भी गैस अवस्था में है। तो मुख्य आवर्त सारणी की 11 गैसें, उनसे निर्मित यौगिक जो गैसीय अवस्था में है वो। अब वो गैसें जो हैं, जितनी भी अपने पास सम्मिलित गैसें हैं, वो गैसें जल या जल के अलावा जो अन्य विलायक हैं उनके अंदर क्या होती है? घुलनशील होती हैं, विलयशील होती है। ये नहीं कि सारी गैसें जल में ही घुलती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसको अपन इस चीज़ को आगे देखेंगे। अभी मुख्य रूप से अपना विलायक क्या होता है? जल होता है। तो वातावरण में या अपने पास जितनी भी ज्ञात गैसें हैं वो गैसें जल में या फिर अन्य विलायकों में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। अब ये कथन गलत होता है कि सारी गैसें ही जो है वो जल में घुलनशील होती हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कुछ पर्टिकुलर गैसें ऐसी होंगी जो जल में घुलनशील होंगी, कुछ गैसें ऐसी होंगी जो जल में घुलनशील नहीं होती है लेकिन अन्य विलायक के अंदर क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। तो प्रकृति में ज्ञात गैसें जल या अन्य विलायकों के अंदर क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। ये अपना फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड, मैं बात करूं कि किसी भी द्रव की जो गैस में विलयता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, समझ रहे हो? ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी द्रव की गैस में जो विलयता है उसको अवशोषण गुणांक, अब ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अवशोषण गुणांक, इसको अपन A के द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी द्रव की गैस में विलयता को जो है वो बड़ा अवशोषण गुणांक के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जिसे अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं? अवशोषण गुणांक को A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक क्या है पहले समझना है। जो लिखने का मैटर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपको लिखना है। ये केवल अभी समझा रहा हूँ इन चीज़ों को। अब अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक जो है, एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था बंसेन। इस बंसेन नामक वैज्ञानिक ने जो है अवशोषण गुणांक के बारे में सबसे पहले बताया था। और जो उसने किसको जोड़ा? गैसों की द्रव में विलयता को। गैसों की द्रव में विलयता के लिए अवशोषण गुणांक दिया गया, और इस अवशोषण गुणांक के बारे में सबसे पहले किसने समझाया? बंसेन ने समझाया। अब बंसेन के अनुसार गैसों की द्रव में विलयता क्या है या उसका अवशोषण गुणांक क्या है? तो बंसेन ने ये कहा कि एक निश्चित ताप
एवं एक वायुमंडलीय दाब। देखो यहाँ शर्त देखना बेटा, बंसेन ने ये कहा कि एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन, घुली हुई गैस के आयतन के मान में एनटीपी पर जितनी कमी होती है, एनटीपी पर जितनी कमी होती है, एन डॉट टी डॉट पी, नाम सुना होगा 11th क्लास के अंदर मोल पढ़ा था। तो उस गैस के इकाई आयतन में एनटीपी पर जितनी कमी आती है वो कमी ही उसकी क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है। क्लियर है? कथन दोबारा सुन लेना, गैसों की द्रव में विलयता के लिए अवशोषण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अवशोषण गुणांक को सबसे पहले परिभाषित किया था या इसके बारे में जो समझाया था वो किसने समझाया था? बंसेन नामक वैज्ञानिक ने। अब बंसेन ने क्या कहा? बंसेन के अनुसार एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की या घुली हुई गैस के आयतन में एनटीपी पर जितनी कमी होती है वह उसका क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। एनटीपी का अर्थ होता है बेटा मानक ताप और दाब, इसे मानक ताप दाब कहा जाता है। एनटीपी का अर्थ होता है हिंदी में होता है मानक ताप और दाब। ठीक है, वो स्थिति होती है अपनी एनटीपी, जिसे अपन मानते हैं जैसे 22.4 लीटर जो अपने मोल में किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, वो अपन इन क्लास के अंदर मोल में पढ़ लिया है वो चीज़ें। तो वो 22.4 होता है, 22.4 लीटर, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती है, उसके संदर्भ के अंदर उन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो ये कथन था अवशोषण गुणांक के लिए बेंसेन का। अब ये तो इसका जनरल प्रारूप हो गया। अब बात आती है कि गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उन कारकों को पढ़ने से पहले अपन जो इसका सामान्य, पहले इसके सामान्य जो गुण है कि गैसों की द्रव में विलयता, इसके सामान्य बिंदु कौन कौन से, पॉइंट कौन कौन से, उनको लिखेंगे। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है उसको लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है विभिन्न गैसों की, विभिन्न गैसें लिखो, इसमें गैसों नहीं, विभिन्न गैसें जल या अन्य विलायकों में एक निश्चित मात्रा तक घुलनशील होती हैं। और इनकी जो घुलने की दर होती है, घुलने की जो क्षमता होती है, वो भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो ध्यान रखना, विभिन्न गैसें जल या अन्य विलायकों में एक निश्चित मात्रा तक घुलनशील होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। दूसरा, गैसों की किसी द्रव में, सेकंड पॉइंट लिखोगे, गैसों की किसी द्रव में घुलनशीलता को, गैसों की किसी द्रव में घुलनशीलता को या विलयता को, अवशोषण गुणांक, और जिसे किसके द्वारा दर्शाते हैं? ऐसे, अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लिख लिया होगा।
थर्ड पॉइंट नंबर 3, बनसेन के अनुसार, बनसेन के अनुसार एक निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन, किसी विलायक के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में घुली हुई इकाई आयतन में घुली हुई गैस के, इकाई आयतन में घुली हुई गैस के आयतन में, इकाई आयतन में घुली हुई गैस के आयतन में, आयतन में एनटीपी, आयतन में एनटीपी पर हुई कमी, एनटीपी पर हुई कमी उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। उसका अवशोषण गुणांक, एनटीपी पर हुई कमी, उसका अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक कहलाती है। और ऊपर आ ही चुका है अवशोषण गुणांक क्या है। तो ये कथन जो है वो किसके अनुसार था? बेंसेन के अनुसार। तो बेंसेन ने क्या कहा था, कंडीशन इसने फिक्स की थी, एक ताप जो है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब कितना है? एक वायुमंडलीय दाब। तो एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, ये कंडीशन भी है, आयतन क्या है? इकाई है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में गैस का कितना ml घुला हुआ है वो। तो किसी विलायक के इकाई आयतन में, घुले हुए गैस के आयतन में एनटीपी पर हुई कमी, यानी मानक ताप और दाब पर उसकी बात करें तो उसमें हुई कमी उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। यह अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन, परिभाषा है, जिसको किसने समझाया था? बेंसेन ने समझाया था। क्लियर? ये इसके सामान्य पॉइंट है गैसों की द्रव्य विलयता के लिए। अब बात आती है कि गैसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करें। तो अगली हेडिंग जो अपनी होगी वो होगी गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट अगली हेडिंग है गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो बेटा जो गैसों की द्रव में विलयता है, गैसों की द्रव में जो विलयता है, गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से जो कारक हैं वो अपने पास 4 प्रकार के हैं। अब इन 4 कारकों में से मैं 3 प्रकार के कारकों को, ठीक है, 3 प्रकार के कारकों को यहाँ पर डिटेल में अभी पढ़ेंगे और एक कारक को नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर के अंदर कंसल्ट करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा है उसकी।
इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, तो उसको आराम से अलग ही लेक्चर के अंदर लेंगे। 3 कारकों का फिलहाल अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो वो कौन कौन से हैं? तो हेडिंग तो अपनी वही ये है ही, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो मुख्य कारक कौन कौन से हैं उसके लिए है कथन, गैसों की, अपना पॉइंट होगा गैसों की द्रवों में विलेयता को, द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न हैं। फर्स्ट, कौन कौन से कारक हैं पहले एक साथ लिखेंगे। पहला है गैस की प्रकृति। सेकंड, दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। थर्ड है ताप का प्रभाव। और चौथा कारक है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो ये मुख्य रूप से जो है वो 4 कारक हैं। गैस की प्रकृति कैसी है, विलायक की प्रकृति कैसी है, ताप का क्या प्रभाव होगा और दाब का क्या प्रभाव होगा। ये अपने पास 4 कारक हो गए। अब इन 4 कारकों में मैं अपन जो फर्स्ट है वो डालेंगे, वो होगी गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति का जो है वो क्या रोल है, गैस किस प्रकार की है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ ये 4 टाइप हैं, इनमें फर्स्ट हेडिंग डालो गैस की प्रकृति। फर्स्ट होगा अपनी गैस की प्रकृति। तो गैस की जो प्रकृति है उसके लिए अपने पास कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। फर्स्ट मेरा ए कारक है गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति की बात की जाए तो गैस की प्रकृति के लिए जो है वो कुछ पॉइंट्स ये हैं, ध्यान से सुनना, सुनने से याद हो जाएगा इसमें कि देखो सब गैसें जल में घुलनशील नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट, और कुछ गैसें ऐसी होती है जल में घुलनशील नहीं होती लेकिन दूसरे विलायकों में घुलनशील होती हैं, जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बात की थी। तो अपन पहला पॉइंट इस रूप में दे सकते हैं, भी लिखना नहीं है, समझना उस चीज़ को, कि जो गैसें आयनिक अवस्था में होती हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, जो गैसें आयनिक अवस्था में होती हैं, आयनीकृत होती हैं, आयनिक अवस्था में होती हैं, आयनीकृत होती हैं, वे गैसें जल के अंदर आसानी से क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। अरे बात समझ में, जो गैसें जल के अंदर आयनीकृत होती हैं या आयनिक अवस्था के अंदर होती हैं, वो क्या होती हैं, जल से आसानी से क्रिया करेंगी, यानी जल में आसानी से घुल जाएंगी। या यूं कह सकता हूं कि जो जल से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती हैं, जो जल से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती हैं, वो जल के अंदर अधिक घुलनशील होती हैं। लेकिन जो आयनीकृत नहीं होती हैं, वे गैसें जल में अघुलनशील होती हैं। समझ रहे हो बात? कथन दोबारा सुन लेना। वे गैसें जो जल से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती हैं, यौगिकों का निर्माण करती हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं। या यूं भी कहा जा सकता है कि वे गैसें जो आयनीकृत होती हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं। और वे गैसें जो आयनीकृत नहीं होती हैं, जल से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं, वे जल में अल्प घुलनशील या उनकी घुलनशीलता जल में नगण्य होती है। क्लियर है बात? अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट अपन साथ साथ लेके चलते हैं इसमें गैसों की प्रकृति के लिए। फर्स्ट पॉइंट है वे गैसें जो जल से क्रिया कर यौगिक का निर्माण करती हैं, या जल में आयनीकृत होती हैं, निर्माण करती या
आयनीकृत होती है, वे अधिकतम घुलनशील, वे जल में अधिकतम घुलनशील, अधिकतम घुलनशील होती हैं। ठीक है, वे गैसें जो जल से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उन्होंने यौगिक का निर्माण कर लिया, उसके बाद में वो क्या होती हैं, आयनीकृत होती हैं, वो जल में क्या होती हैं, अधिकतम घुलनशील होती है। तो इस पहली लाइन को देखें, वे गैसें जो जल से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, यानी कैसे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इस पॉइंट के लिए एग्जाम्पल है वो मैंने लिया अमोनिया NH3। ये क्या है, गैस है। ये अमोनिया जल से क्रिया करती है, H2O के साथ क्रिया करती है। तो ये H2O के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है NH4OH। ये क्या हो गया मेरा कंपाउंड यौगिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH3 H2O से क्रिया करके बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये NH4OH जो है वो फिर वियोजित होता है, टूटता है किसके अंदर, आयनित अवस्था के अंदर, NH4+ और OH- में। ये हो गए आयंस। तो इस तरीके से कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल से क्रिया करेंगी और जल से क्रिया करके क्या बना देती हैं, यौगिक, और वो फिर क्या होते हैं, आयनीकृत अवस्था में होते हैं, वो जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होते हैं। जैसे इसकी बात हो गई। ऐसे ही मैं बात करूं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आप जल से क्रिया कराओगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल से क्रिया करके ये बनाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ये बन गया यौगिक। अब जब कार्बोनिक एसिड है तो फिर ये टूटता है, ये आयनीकृत होता है। ये किस रूप में टूटता है, H+ में और HCO3- में। ये मुझे क्या मिल गए, आयंस मिल गए। तो ये जो कथन है उसका अर्थ इस रूप में ले सकते हैं कि गैसें, पर्टिकुलर गैसें, कुछ गैसें ऐसी होंगी जो जल से क्रिया करके यौगिक बनाएंगी और वो फिर आयनीकृत अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जो गैसें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती हैं, जल के अंदर घुलनशील होती हैं। क्लियर है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट की बात करूं, जिन गैसों का, सेकंड पॉइंट है, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिकतम होता है, उनकी जल में विलेयता उतनी ही अधिक होती है, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिकतम, यानी इसको संबंध के रूप में दिया जा सकता है कि विलेयता, जल में विलेयता ये समानुपाती है किसके, अवशोषण गुणांक के, कि जैसे जैसे अवशोषण गुणांक बढ़ता जाएगा तो उस संबंधित गैस की जल में विलेयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। गैस का अवशोषण यूँ कर सकते हो उसे, गैस का अवशोषण गुणांक, जैसे जैसे गैस का अवशोषण गुणांक बढ़ता है उसकी जल में विलेयता उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, अब अवशोषण गुणांक क्या है मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। तो जो प्रकृति में जितनी भी गैसें हैं और जो यौगिक अवस्था में जो गैसें हैं, उन गैसों का अवशोषण गुणांक का मान अलग अलग होता है। अब जब सबका अवशोषण गुणांक का मान अलग है तो उनकी जल में घुलनशीलता भी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। क्लियर है। तो सेंटेंस है, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिकतम होता है उनकी जल में विलेयता भी क्या होती है, अधिकतम होती है। जो प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अब वो किस तरीके से है उसको देखें। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया है।
तो नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट लिखोगे इसी में, गैस की प्रकृति में। तीसरा पॉइंट है विभिन्न गैसों के लिए, विभिन्न गैसों के लिए विभिन्न गैसों के लिए अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक का क्रम निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। अब कुछ पर्टिकुलर गैस है जिनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ विशेष गैसें हैं, जैसे अमोनिया है, उदाहरण के लिए बात करें, ये नहीं मैं पूरी गैसें इकट्ठी कर रहा हूँ, ठीक है। अमोनिया का अवशोषण गुणांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड वन जो अपनी आती है वो आती है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब इसका अवशोषण गुणांक सबसे ज़्यादा है तो इसकी विलयता जल के अंदर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। दूसरे पे आती है अपने पास क्या, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड दूसरे नंबर पे, यानी अमोनिया से कम अवशोषण गुणांक किसका मान है, HCl का। तो इसकी विलयता जल के अंदर जो है उससे अपेक्षाकृत क्या होगी, और भी कम। तीसरे नंबर पे बात करूं तो वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वो अवशोषण गुणांक का मान और थोड़ा कम हो जाएगी, तो इसकी घुलनशीलता थोड़ी और कम हो जाएगी। उसके बाद में आती है आपकी H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसके बाद में आपकी चलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो बेटा, अभी आपने एक दिमाग में ये चीज़ आएगी कि सर अभी जो है वो पीछे आपने बताया था कि जल के अणु के साथ CO2 क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती, घुलनशीलता है, लेकिन कंपेरेटिवली आप तुलना कर रहे हो यहाँ पे, इसकी जो है वो जल में घुलनशीलता, इसकी जो विलयता है वो अपेक्षाकृत क्या है, कम है। इनकी तुलना में ये वरीयता चल रही है कि जल के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन है, ठीक है, इसी तरीके से, और किसकी विलयता कम चल रही है उसकी बात हो रही है। तो नेक्स्ट अगली जो हो जाएगी वो जाएगी आपकी एथीन, C2H2। इसके बाद में होगी आपकी O2, और सबसे कम होती है किसकी, N2 की, क्लियर। तो यहाँ ये जो क्रम है वो अवशोषण गुणांक का क्रम है। विभिन्न गैसों के लिए अवशोषण गुणांक का क्रम निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसके अवशोषण गुणांक का मान, अवशोषण गुणांक का मान अधिकतम, ये इसका सबसे ज़्यादा है, और जिसका अवशोषण गुणांक का मान अधिकतम उसकी विलयता अधिकतम, उसकी विलयता सबसे ज़्यादा, उसकी जगह आप कर सकते हो इसकी विलयता अधिकतम। और यहाँ N2 इसका अवशोषण गुणांक न्यूनतम, तो विलयता इसकी विलयता न्यूनतम। अब यहां से बेटा जो है कुछ मजेदार क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस जगह से। देखो वो ये O2 की बात करूं, O2 जो है यानी ऑक्सीजन गैस, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑक्सीजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर घुलनशील है। अब ये ऑर्डर तो आपके सामने दिया हुआ कि जल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन घुलेगा, तो ये जल के प्रति है। अब O2 सबसे ज़्यादा किसके अंदर घुलनशील है, O2 जल के अंदर सबसे ज़्यादा घुलनशील है कि ह्यूमन बॉडी में जो अपना ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके अंदर ज़्यादा घुलनशील होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ था और थ्योरेटिकल में भी पूछा हुआ था कि ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है वो किस अवयव के अंदर सर्वाधिक होती है, उसका नाम देना था। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 4 नंबर का, नीट में अपने 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है इसी तरीके से। तो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा घुलनशीलता दिमाग में ये आता है कि जल के अंदर होती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है, वो इस ऑर्डर से ही मालूम हो गया। तो इसकी घुलनशीलता सबसे ज़्यादा किसके अंदर हो जाएगी, हीमोग्लोबिन। मानव अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त के अंदर, उसके अंदर इसकी घुलनशीलता सबसे ज़्यादा होती है। तभी तो जो है ऑक्सीजन की सप्लाई तीव्र गति से होती है, तो जो है वो सांस लेने की प्रक्रिया उसमें आसानी होती है।
तो इसकी घुलनशीलता जो है वो हीमोग्लोबिन में ज़्यादा है, जबकि जल के अंदर कम होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन तो अक्रिय है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता जल के प्रति बंध बनाने की क्षमता उसकी और भी कम, सबसे कम होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर बना सकती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से बंध बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से बंध बनाती है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। और वो बना हुआ बंध इतना ज़्यादा स्थायी होता है कि आप उसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो तो बाद की बातें हैं, बाद की चीज़ें हैं, वो अपन उसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, उपसंयोजी यौगिकों में। तो ये विभिन्न गैसों के लिए जो है वो अवशोषण गुणांक का क्रम। तो ये आपको जो है वो बेटा याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक किसका है और किसकी विलेयता ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है और किसकी विलेयता कम है। ये फिक्स ऑर्डर है, स्थायी प्रायोगिक रूप से निकाला हुआ मान है। ये आपका फर्स्ट हो गया गैस की प्रकृति के लिए। सेकंड, दूसरा था फैक्टर अपने पास विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति की बात की जाए, सेकंड दूसरा कारक डालोगे विलायक की प्रकृति। ठीक है, अब विलायक की प्रकृति के बारे में अपन पीछे पढ़ चुके, बस उस चीज को जोड़ना है। अब विलायक की प्रकृति ऐसे है कि इसका नियम वही आता है, समान समान को गोलता है, उस बेस पे ही इसकी थ्योरी चलती है। कैसे? जो गैसें, लिखना नहीं है, जो गैसें ध्रुवीय होती हैं, जो गैसें ध्रुवीय होती हैं वे जल में आसानी से घुलती हैं, वे जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेंगी और उसमें घुलनशील हो जाएंगी। यानी ध्रुवीय गैसें जल में अधिक घुलनशील होती हैं, जबकि अध्रुवीय गैसें हैं वो जल में घुलनशील नहीं होती हैं। तो अध्रुवीय जो गैसें होती हैं वो अन्य विलायक के अंदर क्या होंगी? घुलनशील होंगी, जिनकी प्रकृति कैसी होगी? अध्रुवीय होगी, क्योंकि जल जो है वो ध्रुवीय होता है और जो गैस ध्रुवीय है तो जल ध्रुवीय, जो गैस ध्रुवीय है तो ध्रुवीय ध्रुवीय आसानी से क्या होगा? आपस में क्रिया कर लेगा, उसमें घुलनशीलता स्वतः हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ध्रुवीय में अध्रुवीय मिला दिया, जल में तेल मिला दिया, तो वो कभी भी नहीं घुलेगा। पीछे बताया था ये। तो ध्रुवीय गैसें जल में अधिक घुलनशील होती हैं और अध्रुवीय गैसें जल में अपेक्षाकृत अघुलनशील होती हैं। सेकेंड पॉइंट दिया जा सकता है, अध्रुवीय गैसें जो हैं वो अध्रुवीय विलायक के अंदर क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। जैसे आपकी O2 है, N2 है, CO2 है, इस प्रकार की गैसें जो हैं वो अपेक्षाकृत अध्रुवीय विलायकों में क्या होती हैं? ज़्यादा घुलनशील होती हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखो, विलायक की, सेकंड हेडिंग है अपनी विलायक की प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारकों में। और इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, वे गैसें जो ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं, जबकि अध्रुवीय गैसें जल में अघुलनशील होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो एग्जाम्पल के लिए है HCl, SO2, NH3 आदि गैसें ध्रुवीय होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, जो जल में घुलनशील होती हैं, जो जल में घुलनशील होती हैं, घुलनशील
होती है। इसी प्रकार H2 है, N2 है, O2 है, आदि गैसें अध्रुवीय होती हैं। आदि गैसें अध्रुवीय होती हैं। अतः ये जल में अघुलनशील होती हैं। आदि गैसें अध्रुवीय होती हैं, अतः ये जल में अघुलनशील होती हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया अपना विलायक की प्रकृति का। नेक्स्ट थर्ड कारक अपने पास है, वो है ताप। ताप की बात की जाए तो थर्ड कारक डालोगे ताप का प्रभाव। सी है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव जो है वो सिंपली है, ये बहुत आसान है। जैसे इसको यूं समझें, अपवाद की बात मैं अलग करूंगा, अपवाद बताऊंगा अपवाद कौन सा है, कि मेरे पात्र है, उस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है और जल में क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है, तभी जीव जंतु श्वसन की प्रक्रिया आसानी से करता है। अगर मैं उस जल को गर्म करना शुरू कर दूं, तो जैसे ही मैं जल को गर्म करना शुरू करूंगा तो क्या होगा कि उस जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई थी वो क्या होगी, तेजी से जो है उस पात्र से बाहर निकलेगी, यानी जल से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि गर्म करने पर क्या होगा कि गैस के अणुओं की जो है वो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो वो तेजी से जो है वो उस पात्र से पलायन कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपल सीधा सा मेथड है कि जब भी आप ताप बढ़ाओगे तो ताप के मान में जब भी वृद्धि की जाती है तो गैसों की विलयता के मान में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन अपवादित रूप से कुछ गैस ऐसी हैं जिनके लिए अगर आप ताप का मान बढ़ाते हो तो उसकी विलयता में जो है वो कमी होने के बजाय उसकी विलयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऐसी गैस वो अपने पास है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं, इनके लिए अगर जब आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होती हैं, ये उस टेम्परेचर को अवशोषित करती हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो विलयता है, उनकी विलयता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आप इतना याद रखो कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ताप का मान बढ़ाने पर इनकी विलयता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इनको छोड़कर सामान्यतः अमूमन अधिकांश गैसों के लिए जब आप ताप का मान बढ़ाओगे तो ताप का मान बढ़ाने पर उनकी विलयता में क्या हो जाएगी, कमी होती है। अब ऐसा इसलिए होता है कि जब भी, ये कदम ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप एक गैस को जल में घोलते हो या एक पर्टिकुलर विलायक के अंदर घोलते हो तो क्या होता है कि वो उनकी जो अभिक्रिया होगी, घोलने पर जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा को क्या करती है, मुक्त करती है। तो ला सातेरी का नियम याद करो कि अगर मुझे किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा घोलना है तो टेम्परेचर क्या करूँगा, मैं उसका कम करूँगा, तभी वो आसानी से घुल सकती है। ऊष्माक्षेपी के लिए ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाओ, ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाओ, जितना ताप बढ़ा दोगे उतना ही ज़्यादा घुल जाएगा। लेकिन गैसों का नेचर कैसा है, गैसों का नेचर क्रिया करने के फलस्वरूप ऊष्माक्षेपी होता है, उनकी अभिक्रिया जो है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए जो है वो ताप का मान क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। जितना आप ताप का मान कम कर दोगे विलयता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आपने ताप का मान बढ़ा दिया तो विलयता के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ताप के प्रभाव के लिए लिखो इसमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सामान्यतया ताप के मान में वृद्धि करने पर गैसों की जल में विलयता के मान में कमी होती है,
होती है। अब ये कमी क्यों होती है? क्योंकि जल के साथ गैसों की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता में कमी होती है। गैसों की विलेयता में कमी होती है, अर्थात ताप के मान में, या इसको नीचे कर सकते हो आप सेकंड पॉइंट के रूप में, सेकंड पॉइंट, कमी होती है। ताप के मान में कमी कर गैसों की जल में विलेयता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ताप के मान में जो है वो आप जब कमी कर दोगे तो गैसों की विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो गैसों की विलेयता बढ़ सकती है। बाकी ऊपर वाली कंडीशन के अंदर जो है वो गैस की विलेयता में क्या होगी? हमेशा कमी होगी। अब बात की जाए अपवाद की। अपवाद की बात करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। अपवाद, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के लिए ताप के मान में वृद्धि करने पर इनकी विलेयता के मान में भी वृद्धि होती है। इनकी विलेयता के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये अपने पास जो है वो अपवाद है। यानी हाइड्रोजन जो हीलियम है, इनके लिए जब आप ताप का मान बढ़ाते हो तो इनकी विलेयता के मान में वृद्धि होती है। इसका रीजन भी लिख लो आगे, क्योंकि इनकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रकृति की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ताप का प्रभाव, गैसों की द्रव्य में विलेयता पे ताप का प्रभाव हो गया। इसमें नेक्स्ट होने अगला चौथा है वो है अपना दाब का प्रभाव। जो दाब के प्रभाव है, उस दाब के प्रभाव को अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा लंबा भी है, समझना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऑलवेज यूँ मानो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।